सभी को प्रणाम। मैं राजेंद्र ठाकुर, प्रवक्ता प्रबंध योजना एवं प्रबंधन, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान सिरमौर, नाहन। आज DLED प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए विशेष रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज का विकेंद्रीकरण विषय टॉपिक को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मेरा आज का विषय पंचायती राज का विकेंद्रीकरण विशेष रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज, स्पेशली थ्रू 73rd और 74th अमेंडमेंट। पंचायती राज के विषय में मैं कुछ इसका परिचय, इसकी भूमिका, इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत गांव में रहने वाले लोगों को अपने गांव का प्रशासन तथा विकास स्वयं ही उनकी इच्छा अनुसार करने का अधिकार दे दिया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का महत्व रहा है। वैदिक काल में स्थानीय लोग स्वयं ही अपनी समस्याओं को सुलझा लेते थे। अब हम मुस्लिम युग की बात करते हैं। मुस्लिम युग में यद्यपि भारत के मुस्लिम शासकों ने पंचायतों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, परंतु फिर भी पंचायतें झगड़ों का निपटारा कर लिया करती थी और विकास से संबंधित अन्य कार्य भी करती रही। यदि हम अंग्रेजी शासनकाल की बात करते हैं तो अंग्रेजी शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में पंचायतों को पहले नष्ट कर दिया गया था और गांव के प्रशासन में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार का नियंत्रण लागू कर दिया गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंचायतों को फिर से स्थापित करने के लिए कानून पास किया गया, परंतु इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। अब यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश में पंचायती राज की स्थापना की और ध्यान दिया। संविधान के अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गई कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें शक्तियां और अधिकार देगा जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बन सकें। संविधान के 73वें संशोधन जो सन 1992 में पास हुआ और 1993 में इसे लागू किया गया, के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। अब हम बात करेंगे पंचायती राज का ढांचा और स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। भारत में पंचायती राज का ढांचा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
जो 1992 में पास हुआ और 1993 में जिसे लागू किया गया, इस पर आधारित है। और ये ढांचा 3 स्तरीय है, या हम इसे 3 टायर सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर खंड विकास समिति या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी जिसे कहते हैं BDC, और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये 3 स्तरीय प्रणाली देश में कार्य कर रही है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत मानी जाती है। इसकी स्थापना ग्रामीण स्तर पर की जाती है, परंतु यदि कम जनसंख्या वाले गांव कहीं अधिक मात्रा में हैं, तो किसी दूसरे गांव के साथ मिलकर साझी पंचायत की स्थापना की जाती है। ग्राम पंचायत में हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, मतदान का अधिकार रखता है। ग्राम पंचायत में प्रधान और पंच का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। पंचों की संख्या ग्राम या गांव की जनसंख्या पर निर्भर करती है। हर ग्राम पंचायत में आरक्षण की सुविधा सरकार के द्वारा की गई है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब यदि हम ग्राम पंचायत के कार्यकाल की बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यदि सरकार चाहे तो इसे कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग कर सकती है। दूसरा स्तर है वह है पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी या BDC भी कहते हैं। और यह प्रत्येक विकास खंड में बनाई जाती है। प्रत्येक विकास खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। प्रत्येक पंचायत समिति में कुछ स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। पंचायत समिति में प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। अठारह वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पंचायत समिति में मतदान कर सकते हैं। पंचायत समिति के क्षेत्र में चुने हुए विधानसभा के सदस्य सहायक सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में SDM, BDO आदि पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इन्हें पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है, परंतु मतदान में
भाग लेने का इन्हें अधिकार नहीं होता। पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और यदि सरकार चाहे तो इसे पहले भी भंग कर सकती है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपनी पहली बैठक में अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। परंतु कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य जो 2/3 बहुमत से उन्हें पद से हटा सकते हैं। प्रत्येक जिला की पंचायत समितियों के अध्यक्षों के भी कुछ पद अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। पंचायती राज में पंचायत समिति का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। नंबर 3, जिला परिषद। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपर की इकाई मानी जाती है। जिला परिषद को प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। इसे केवल समावन्य में लाने वाली तथा निरीक्षण करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया जाता है। यदि हम जिला परिषद की रचना की बात करते हैं तो चुनाव के लिए प्रत्येक जिला परिषद के क्षेत्र को जिला परिषद के सदस्यों की संख्या के अनुसार वार्ड में बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा मतदान की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है। जिला परिषद में कुछ स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। जिला परिषद में जिला के सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्य सरकार इसे पहले भी भंग कर सकती है और भंग होने के 6 महीने के अंदर जिला परिषद को चुनाव करवाना अनिवार्य है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव। जिला परिषद के द्वारा अपनी पहली बैठक में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब हम बात करते हैं पंचायती राज के महत्व की। पंचायती राज की महत्ता को देखते हुए सन 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन भी किया गया है और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा पंचायती राज के महत्व का पता चलता है। नंबर 1, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। गांव की पंचायती राज की स्थापना होना प्रत्यक्ष लोकतंत्र से कम नहीं है, क्योंकि गांव के सब लोग ग्राम सभा के सदस्य के रूप में, जिनकी बैठक 1 वर्ष में 2 बार बुलाई जाती है, ग्राम सभा गांव की समस्याओं पर विचार करते हैं और उनका निर्णय करते हैं। नंबर 2, जनता का अपना शासन। पंचायती राज जनता का अपना शासन होता है। इसकी स्थापना से भारत के गांव में अपना शासन स्थापित हो चुका है। नंबर 3, अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान। पंचायती राज की स्थापना से गांव का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गांव के प्रशासन के साथ संबंधित
समझता है। पंचायत राज की स्थापना से गांव का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गांव के प्रशासन के साथ समझता है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मनिर्भरता। पंचायती राज का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। ग्राम पंचायत व पंचायत समितियां जनता को अपनी समस्याएं और वे स्वयं आवश्यकता अनुसार कर आदि लगाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। कृषि का विकास। पंचायती राज की स्थापना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसकी स्थापना के बाद से ग्रामों में कृषि का बहुत अधिक विकास संभव हुआ है। नेक्स्ट है प्रशासन की शिक्षा। भारत में लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस प्रकार की सरकार में प्रत्येक व्यक्ति को प्रशासन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार रहना चाहिए। पंचायती राज को महत्ता से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का विकास काफ़ी मात्रा में इस बात पर निर्भर करता है कि जब तक देश का आधार शक्तिशाली नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए हमें पंचायती राज की महत्ता को समझना चाहिए और देश के विकास में सच्चा और वास्तविक योगदान देना चाहिए। अब हम पंचायती राज से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, उसकी विशेषताओं की बात करते हैं। पंचायती राज से संबंधित 72वें संशोधन 16 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पेश किया गया। यह संशोधन लोकसभा में 22 दिसंबर तथा राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया तथा 25 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी इसे 73वें संशोधन के रूप में मिली। यह संशोधन अप्रैल 1993 से लागू हुआ है, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता। नंबर 2, ग्राम सभा की परिभाषा। पंचायतों की परिभाषा और संरचना। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली। सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव। पंचायतों के अध्यक्ष पद से हटाना। स्थानों का आरक्षण। पंचायतों का कार्यकाल। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तथा वित्त आयोग की स्थापना आदि इसकी मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। अब हम बात करेंगे 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय समस्याओं में किए गए कुछ परिवर्तन की। सन 1992 में 74वां संविधान संशोधन पास किया गया, जो 1993 में लागू हुआ और इसकी मुख्य धाराएं। नंबर 1, संवैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना। 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाओं को मान्यता दी गई। इसमें सबसे पहले नंबर 1, नगर पंचायत, जहां जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच में होती है, उस क्षेत्र में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नंबर 2, छोटे नगर, जिन्हें हम टाउन्स या शहर कह सकते हैं, वहाँ पर नगर पालिका या नगर परिषद
का गठन किया जाता है और महानगर या विशाल नगरों के लिए नगर निगम की स्थापना की जाती है। नंबर 3, नगर पालिकाओं का गठन 74वें संशोधन के बाद किया गया। विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई। अध्यक्ष और सभापति का चुनाव, वार्ड समितियों की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था, अवधि अध्यक्ष की अवधि 5 वर्ष तक और सदस्य की योग्यता कम से कम उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नगर पालिका की शक्तियों के बारे में अवगत होना चाहिए। वित्त आयोग की व्यवस्था भी इसकी विशेषता है। महानगर योजना समिति, जहां जनसंख्या 2 लाख से अधिक होती है वहां पर नगर निगम की स्थापना की गई है। थैंक यू, धन्यवाद।